हमारे साथ बिनू मेनन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। बिनू जी, अब आज जैसे ही यह ऐलान हुआ कि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा, और उसके बाद जब प्रतिक्रिया लेने पहुंचते हैं जयंत चौधरी के पास, तो वो कहते हैं कि भैया मैं भी किस मुंह से अब इनकार कर दूं एनडीए में जाने से, इतना कुछ कर दिया, दिल जीत लिया है मोदी साहब ने, तो आप बुला रहे हैं उन्हें? देखिए, हमारी पार्टी आइडियोलॉजी के साथ जो जो चलेगा वो सबका हमारे साथ वेलकम है। देश के विकास के लिए जो हमारा योगदान देना चाहता है सबके लिए जो है हमारी बाहें खुली हैं, हम गले से लगाने को तैयार हैं। देश का जो प्रगति है, जो विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उस पर योगदान देने के लिए जो जो साथ है सब हमारे साथ है। देखिए, जहां तक इंडी अलायंस की बात है, मैं अभी एक हिंदी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी कागज का फूल जो है उसका गाना सुन रहा था। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ये हाल हो गया है अपने इंडिया अलायंस का। देखिए, और इंडिया अलायंस में कांग्रेस के नेता खुद मान चुके हैं इसको कि भाई आचार्य प्रमोद जो है मान गए हैं कि वो इंडिया अलायंस रहा नहीं। जब जन्म लिया तब से बीमारियां लग गई, क्रियाक्रम पटना में हो गया। जयराम रमेश मानते हैं कि भाई, वो खुद मान रहे हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे पास नेता नहीं है, हमारे यहाँ अनुशासन नहीं है। ये तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। कांग्रेस एक अनुशासनहीन पार्टी है। आप इंडिया अलायंस में देखिए ना, कहां मध्य प्रदेश में एक दूसरे को चिरकुट और चालू बोल रहे हैं ये लोग। वहां उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, ये इसको चिरकुट बोलते हैं, वहां चालू बोलते हैं। तो ये आपस में लड़ाई इनकी चलती जा रही है। क्या देश की जनता को नहीं दिख रहा? जब आज समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, एक दूसरे को चिरकुट चालू बोलने वाले, क्या ये देश को सुचारू रूप से चला पाएंगे? ये देश को जनता को दिखता है। बिनू जी, देश की जनता के सामने बिनू जी तरफ एनडीए का भरोसा है, मोदी बिनू जी गारंटी दिख रही है उनको। बिनू जी, आपने गीत सुनाया तो एक शेर मैं भी सुना देता हूं। सहारनपुर के बड़े फेमस कवि हुए हैं राजेंद्र राजन, और उन्होंने चुनाव के समय के लिए लिखा था कि चिंता की मारी जनता मेरे गांव में, आ गए हैं जुआरी अब मेरे गांव में। तो क्या ये वही वाले जुआरी हैं जो पहले कहते हैं कि संविधान बचाना है, देश बचाना है, और फिर लगता है कि सीटों का फायदा किधर है, राजनीतिक गणित किधर है, तो फिर दूसरी की तरफ चले जाते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस की जहां तक बात है, देखिए बीजेपी की बात, जो एनडीए की बात है, एनडीए में एक सेट ऑफ रूल्स हैं। उस रूल से ना हमारा समझौता कभी होता है। जो हमसे जुड़ते हैं उसी सेट ऑफ रूल्स, उसी आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, और उसके विपरीत है, चाहे वो यूपीए रहा हो, चाहे वो इंडिया अलायंस रहा हो। तो मरोड़ना, अपने ही उसूलों से मुकरना, अपने ही नीतियों से मुकरना, ये एवर सिंस आप कांग्रेस को ही देखें, जो इसकी मूल पार्टी बन के चली है, वो जब से बनी है आज तक जो है अपने किस चीज में टिक पाई है? तो ऐसा इनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, ये लोगों के सामने है। देश इसे, इन लोगों को बहुत पहले ही पूरी तरह से नकार चुका है। और जहां तक मैंने कांग्रेसी नेता की एक बात भी सुनी थी, जहां कहा कि भाई 2024 को छोड़ दिया हमने, 2029 की तैयारी करेंगे राहुल गांधी। तो ये पहले ही हार मान चुके हैं, इनको अपना स्टैंड मालूम है। इंग्लिश में कहते हैं ना, दे नो वेयर दे स्टैंड। उनको अपनी स्थिति मालूम है अच्छे से। ठीक है, मनीष गुप्ता जी, क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकले थे राहुल गांधी, लेकिन जहां जहां से निकल रहे हैं वहीं वहीं से इंडिया गठबंधन टूटता चला जा रहा है? झारखंड में आते हैं तो उधर से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है, बिहार पहुंचते हैं नीतीश कुमार खफा हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं, यूपी में एंट्री करने से पहले संकेत मिलने लगते हैं कि जयंत चौधरी भी जाने वाले हैं। राणा जी, बड़ी रोचक बात यह है कि अभी सबको दिख रहा है कि बीजेपी की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है जी। मैं चाहता हूं बीजेपी की पोजीशन अच्छी रहे ना रहे, लेकिन एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए था जी। जो विपक्ष कमजोर हो रहा है। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो विपक्ष मजबूत हो सकता था, वो सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के चक्कर में गड़बड़ हो गया। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस ये तय कर ले कि मुझे प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी को नहीं बनाना है, चाहे कोई बन जाए जी, तो मैं समझता हूं आज परिदृश्य कुछ और होता।
राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना है। इस चुनाव का एकमात्र यही उद्देश्य समझ रखा है कांग्रेस ने। इसलिए वो किसी के भी गठबंधन से अलग होने से चिंतित नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना है और 2029 के चुनाव में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब मैं हैरान हूं कि कांग्रेस को जो नेता है वो कैसी रणनीति बनाते हैं भाई। वो अटैक करते हैं, आप उसका काउंटर आते हैं। आपके पास काउंटर अटैक है ही नहीं जी। आप वो व्हाइट पेपर लेके आए, आप ब्लैक पेपर लेके आए। हाँ। मोदी जी यात्रा करते हैं तो आप यात्रा पर निकल पड़े। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी बड़ी टीम इस तैयारी में लगी है कि आपको कहां कहां से तोड़ा जाए जी। और राणा जी मैं आपको आज बता देता हूं, हाँ। इस बार मोदी जी साउथ से भी चुनाव लड़ेंगे और अगर साउथ से चुनाव लड़ेंगे तो साउथ का परिणाम देखने लायक होगा जी। और साउथ का जो परिणाम होगा ना, उसका जो रिजल्ट आएगा कि जो उम्मीद हम नॉर्थ में कर रहे हैं वो रिजल्ट साउथ से आना है। जिस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया, स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, जिस तरीके से साउथ के नेताओं को पद्मश्री पद्म विभूषण दिए और पवन कल्याण से लेकर रजनीकांत तो राम मंदिर में पहुंचे हैं, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब नॉर्थ की पार्टी नहीं है, वो साउथ में उतना जबरदस्त प्रदर्शन करेगी जी। और साउथ के जो 4 बड़े मंदिर हैं उनमें से किसी एक मंदिर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री जी खुद चुनाव लड़ेंगे और जब मोदी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे उस जगह को वो भाजपा में बना देंगे। ये बड़ा गेम चेंज होने वाला है राणा जी। ये बात भाजपा के नेता आपको नहीं बताएंगे, ये मैं बता रहा हूं जी। और इसका काट अभी तक इन्हें सोचा ही नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसा मोदी जी ने कर दिया तो कांग्रेस क्या करेगी, सिवाय इसके कि सुप्रिया श्री ने 2 ट्वीट कर दे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। इनके पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के पास इस समय थिंक टैंक 0 हो चुका है जी। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं मनीष जी। जब ये यात्रा शुरू हो रही थी तो बीजेपी की तरफ से यही हमला किया गया था कि इस यात्रा का कोई मायने नहीं निकलेंगे, ये 0 हो जाएगी और ये गलत टाइम पर यात्रा की जा रही है। राजनीतिक पंडितों ने ये कयास लगाए थे कि इस समय पर चुनाव प्रचार की तरफ जोर देना चाहिए था, ना कि यात्रा की तरफ। तो क्या ये भूल रही, ये यात्रा करना गलती है कांग्रेस की? नहीं, देखिए मैं समझता हूं यात्रा करना गलती नहीं है। ये एक बहुत अच्छा निर्णय हो सकता था अगर कांग्रेस में निर्णय लेने की जिम्मेवारी किसी और की होती जी। आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप लोकसभा में बैठेंगे तो राज्यसभा नहीं बैठ सकते, बिल्कुल। आप संसद में बैठेंगे तो संगठन नहीं देख सकते जी। तो कांग्रेस की समस्या ये है कि वहां सब निर्णय राहुल गांधी ने लेने। अब खड़गे साहब को आपने अध्यक्ष तो बना दिया, उन्हें पावर आप दे ही नहीं रहे हैं। आप प्रियंका दीदी को सामने तो रखते हैं, लेकिन वो प्रियंका दीदी भी अगर निर्णय लेने के लिए मम्मी से या भाई से पूछने लगे तो क्या फायदा है ऐसे नेता का? बिल्कुल। न्याय यात्रा निकालने में कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी की इमेज कहीं ना कहीं बेटर हो रही है। आप ये बात जानते हैं कि पप्पू की इमेज से अब वो हट रहे हैं जी। अब वो थोड़ी सेंसिटिव बातें हो रही हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी जेट की रफ्तार से बहुत तेज चल रहे हैं जी। राहुल गांधी जी साइकिल पैदल से उठ के आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन स्थिति यह है कि मोदी जी जेट की रफ्तार से आगे चल रहे हैं, वो राफेल की रफ्तार चल रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी 2024 में कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे जी। बिल्कुल। बिनू जी, अब क्या समझा जाए कि क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना मतलब 24 की जमीन पश्चिम उत्तर प्रदेश में और मजबूत करना है और जयंत चौधरी इसीलिए आ रहे हैं? क्या यह भी एक ऑफर था या शर्त थी? देखिए, बीजेपी जो है कार्य का सम्मान करती है। अब आप मुझे बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन्होंने भूल के बैठे हुए थे। गुजरात तो हमारा गढ़ रहा, स्ट्रांग रहे, हमेशा रहे। इसके बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उनका ड्यू सम्मान देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। हमारी पार्टी में देश के लिए जो भी कोई काम करता है उसका सम्मान देने से हम चूकते नहीं हैं। कांग्रेस के जैसे नहीं है कि एक पार्टी एक फैमिली। आपको याद भी होगा कैसे नेहरू जी को पीएम बनाया गया, एक वोट ना पाने के बाद भी जो है उनको पकड़ के पीएम बनाया गया। तो ऐसी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हाँ। तो ये जो चलन है वन फैमिली और उसी फैमिली के इर्द गिर्द जो
प्लैनेट्स रोटेट करते हैं इस तरीके से, इन गुलामों का रोटेशन वाला जो सिनेरियो है ये बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में देश पहले है। हम लोगों को एक सीख जो दी जाती है पार्टी में, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, ये नीति ही प्रवृत्ति में है हमारे। जब देश की बात आती है हम देश को पहले सोचते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स सब बाद की बात है। जिन लोगों ने इस देश में योगदान दिया है उन सबको सम्मान देने का लेकिन काम करते हैं। लेकिन बिनू जी विपक्ष एक मुद्दा ये उठा रहा है कि अगर आप वंशवाद और परिवारवाद की इतनी बात करते हैं तो उसी जयंत चौधरी को आप अपने यहां बुला लेंगे तो फिर उससे कैसे बचेंगे? वंशवाद की बेल तो वहां भी है। देखिए, वंशवाद की बेल उनकी पार्टी में है, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी में है, जैसे इन लोगों की पार्टी का आइडियोलॉजी। बीजेपी में पार्टी ये वंशवाद या वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता, और जो भी पद जो दिए जाते हैं, चाहे वो टिकट्स दिए जाते हैं, वो किसी भी परिवार के उसको लेकर, आज किसी भी आप नेता के बच्चे जो हमारे पार्टी में हैं, उन्होंने विभिन्न पदों में काम कर कर जो है यहां पहुंचे हैं जहां पे भी वो हैं। तो जब वंशवाद की बात पार्टी बीजेपी की तरफ से आती है, बीजेपी वंशवाद को सपोर्ट नहीं करती है। अब किसी के पार्टी में क्या हाँ, यही तो फर्क मैं जानना चाहता हूं ना कि बीजेपी का वंशवाद और कांग्रेस का वंशवाद अलग अलग कैसे? बिल्कुल, देखिए वंशवाद, बीजेपी में वंशवाद है ही नहीं। अब मेरे परिवार से अगर कोई व्यक्ति बीजेपी में काम करता है, कल अपने काम के बलबूते पे अगर वो टिकट लेता है या किसी पद पर पहुंचता है, तो ये परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में कोई भी है, जो भी पद में पहुंचे हैं या टिकट के या किसी सीट के दावेदार अगर बने हैं तो वो काम कर कर बने हैं। एक सिल्वर स्पून के साथ जन्म नहीं लिया है कि हाँ इस परिवार में जन्म लिया है तो ये ही पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। बीजेपी में आप में से कोई बता सकता है? मैं खुद नहीं बता सकता अगले बीजेपी के अध्यक्ष कौन होंगे, क्योंकि चलिए ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष मिश्रा भी जुड़ गए। स्वागत है आशीष जी आपका एएमपी नेटवर्क पर। आशीष जी एक के बाद एक लगातार संगठन जो इंडिया गठबंधन में आपके थे वो टूटते चले जा रहे हैं या हटते चले जा रहे हैं, कैसे नैया पार होगी 2024 में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आधार के तौर पर यदि देखा जाए तो ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने जो विचारधारा की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसलिए की है क्योंकि जनता के हित को मुद्दे को उठाना है हमें। लेकिन जो साथी आपके साथ थे, जो आपके साथी थे, जो आपकी विचारधारा के साथ चलने वाले थे, वही अब कह रहे हैं कि बीजेपी की अच्छी हो गई है विचारधारा। तो ये जनता को तय करने दीजिए, और आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आप ही बताइए। और जनता के सामने इन सभी लोगों के मुखौटे को आप सभी लोग के माध्यम से उजागर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप लोग ये पूछिए, कल तक आपके सामने भारतीय जनता पार्टी खराब थी, और आखिर आज ऐसी कौन सी वजह हो गई जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपको खराब नहीं लग रही, अच्छी लगने लग गई है? इसका मतलब है मौके की राजनीति कर रहे हैं। जनता के मुद्दे, जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसे कोई नहीं उठाना चाह रहा है। जिसको आज सड़कों पे खड़े होकर और पूरे भारत का भ्रमण करके राहुल गांधी जी मजदूरों का हाथ थामकर, युवाओं का हाथ थामकर, महिलाओं का हाथ थामकर, किसानों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं को जानकर यदि कोई मुद्दा उठाने का काम कर रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी। तो देश भी ये अपनी नजर से देख रहा है कि हमारे संघर्ष के दौर में, और आज 41% से अधिक युवाओं की संख्या अगर टोली पूरे भारतवर्ष में बेरोजगार घूम रही है तो उसकी आवाज उठाने के लिए कोई मुखर है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। लेकिन आशीष जी यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना कि आपके जो साथी थे वो अचानक से उधर चले गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि घर के भेदी लंका ढा दें? देखिए, हमारी जो लड़ाई है एक स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, हमारी लड़ाई जनता के मुद्दे से जुड़ी हुई है, और आज भी और आगे भी हमारे दरवाजे। चलिए ये बात तो कंप्लीट होगी। चलिए एक और सवाल मैं पूछता हूं आशीष जी कि नीतीश कुमार चले गए हैं, अब जयंत चौधरी के जाने की बातें चल रही हैं, कितना बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए है? कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हें साथ आपने रखा था तो कुछ मतलब नहीं था उनका? फिर बिल्कुल था, क्योंकि उस समय उनकी विचारधारा थी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की
तानाशाह सरकार को हटाना आशीष जी, ये तो दोहरी बात होगी ना कि हमारे साथ है तो बड़े काम किए, लेकिन चले गए तो अब कोई मतलब नहीं है, जनता इनको मानती ही नहीं है। देखिए, आप देखिए, ये बात कहने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप लोग एक बार ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि एक बार उनसे भी ये सवाल पूछ लिया जाए कि आखिर में आप लोग यहाँ पे थे तो नरेंद्र मोदी की और आशीष जी, सरकार को। आशीष जी, जब नीतीश कुमार आपका गठबंधन छोड़कर या महागठबंधन छोड़कर सरकार एनडीए के साथ बनाई थी, तब की मेरी डिबेट देखना, बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता से कितने तीखे सवाल थे। अभी तो आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं मैं। तो सर आज भी पूछिए। हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना कि आपके साथ थे तो नीतीश कुमार मजबूत नेता, उनके साथ चले गए तो कोई नुकसान ही नहीं। अरे मजबूत नेता है तो कुछ तो नुकसान करके गए होंगे। नहीं, देखिए, आज भी हम कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए और एक बहुत प्रभुत्व, एक समझदार नेता है, लेकिन उन्होंने किस वजह से ये किया, ये उनका ही दिल और उनका मन जानता होगा। तो उनका ये वाला फैसला समझदारी वाला नहीं है, एनडीए में जाना? बिल्कुल नहीं है। और जयंत चौधरी का? जयंत चौधरी भी गए कहां है? बातें तो चल रही है ना, आज उन्होंने ये बात कह दी कि अब मेरे पास तो ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इनकार कैसे करूंगा मैं एनडीए में जाने से। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है, हाँ, वो हर घर का जाकर दवाई ठोक रही है। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ आशीष जी, एक और सवाल मैं पूछता हूँ कि जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई और जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकलती है, वहां से आपके सहयोगियों की या तो नाराजगी सामने आ जाती है या टूट शुरू हो जाती है। तो ये कैसी न्याय यात्रा है कि अपनों को ही न्याय नहीं दिला पा रही, अपने ही संगठन को नहीं जोड़ पा रही? हमने अन्याय किसके साथ में किया, ये तो पता चल जाए। अगर साथ छोड़कर जा रहे हैं तो कोई तो अन्याय की वजह होगी। अब ये तो स्पष्ट करना चाहिए उन्हीं को। ममता बनर्जी कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को हराओ बंगाल में। हम किसानों, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं के मुद्दों को लेकर उनके न्याय के लिए सड़कों पे निकले हैं। मैंने आपको एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल पे जी, मैंने एक बार पहले भी कहा था, दोबारा फिर कह रहा हूं, मैदान में आखिरी योद्धा अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने वाला कोई मिलेगा तो उसका नाम होगा आदरणीय राहुल गांधी। ठीक है मनीष गुप्ता जी, अगर बीजेपी से लड़ने वाला कोई है तो वो राहुल गांधी है, यानी कि वन मैन आर्मी बना दिया है। राणा साहब, मुझे एक बात इनसे ये पूछनी है कि देश के लिए राहुल गांधी के पास क्या विजन है? विकास की कोई बात राहुल गांधी जैसा युवा नेता क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या सिर्फ जातिगत आंकड़ों की बात करने के अलावा राहुल गांधी के पास कोई बात नहीं है? क्या भ्रष्टाचार पर बोलने से राहुल गांधी की जान निकलती है? डरते हैं? उन्हें डर लगता है कि राहुल गांधी। आशीष जी लौटूंगा आपके पास, पहले मनीष जी का जवाब आने दीजिए। नहीं पाऊंगा लालू यादव के भ्रष्टाचार पर बोल नहीं पाऊंगा, ममता बनर्जी की पार्टी के भ्रष्टाचार पर बोल नहीं पाऊंगा। और अगर ऐसा है तो फिर राजनीति करने का क्या फायदा? ये वही लालू प्रसाद। ठीक है मनीष जी मैं जवाब ले लेता हूँ, मनीष जी जवाब ले लेता हूँ। आशीष जी जवाब दीजिए मनीष गुप्ता जी का। सुनिए, जब हेमंता विश्व शर्मा वो कोई अगर था, राहुल गांधी जी ने उनको समय नहीं दिया, और हेमंता विश्व शर्मा बाहर निकल के कहते हैं राहुल गांधी जी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं लेकिन मेरे लिए समय उन्होंने नहीं दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट जारी किया था कि वो सबसे करप्ट आदमी है, आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपना सर पे सिंहासन बना के बैठाई हुई है, पगड़ी बना के। वही राहुल गांधी जी जाके असम में मैं बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ से 500 करोड़ रुपए मिलते हैं नेताओं के यहाँ से, आपका मुख क्यों नहीं खुलता भाई? आप उसे पार्टी से क्यों निकालते? आप उसी पार्टी का चरण चुंबन कर रहे हैं जो गरीबों से जमीन छीनता रहा, भ्रष्टाचार में नौकरी देने के बहाने वो जमीन लेता रहा, और आपको शर्म नहीं आई, आप उसको मनीष जी आशीष जी का जवाब आने दीजिए। हाँ आशीष जी। मनीष जी हमारे नेता धीरज साहू के यहाँ से 350 करोड़ रुपए पकड़े गए। धीरज साहू ने सीना ठोक के कहा भाई वो पैसे मेरे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी जानकारी करे और पूरा उसका ब्यौरा ले, अगर गलत है हमको जेल के पीछे डाल दे। ठीक है आशीष जी, मेरा एक सवाल यह है, आशीष जी मेरा एक सवाल यह है
कि क्या ये कांग्रेस को लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में वो शामिल नहीं होते और अकेले चुनाव लड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर होता कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए? किस बात को लेके? इंडिया गठबंधन में अगर शामिल नहीं होते तो? कौन शामिल नहीं होता तो? अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती तो क्या कांग्रेस के लिए फायदे की बात होती या अब फायदा? में ये जानना चाहता हूं। नहीं, देश की विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं, जितनी पार्टियां हैं, उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि बिना कांग्रेस पार्टी के विपक्ष तैयार हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिनू जी, 2024 की जमीन आपने तैयार कर ली है। हाँ ठीक है, आशीष जी लौटूंगा। बिनू जी, 2024 की जमीन तैयार हो रही है और क्या इसी के क्रम में भारत रत्न दिया गया? देखिए, इस बात का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं। चाहे भारत रत्न हो, पहले आपने देखा होगा हमेशा एक सिनेरियो क्या रहता था, कुछ चुनिंदा फिल्म एक्टर्स होते थे, इन्हीं लोगों को आपने शुरू से देखिए ना कि अगर यहां पद्म भूषण मिला हो या भारत रत्न मिला हो या कहीं भी सम्मान दिया हो, डिजर्विंग लोगों को दिया है। एक आदिवासी महिला को अगर सम्मान दिया है पद्म भूषण का, तो इससे वोट का क्या लेना देना? तो मैंने जैसे कहा, बीजेपी जो है कार्य कुशलता को पहचानती है। ठीक है। बिनू जी समय कम है। बिनू जी समय कम है। एक ऐसे युवा के लॉन्च की बात कर रहे हैं, सिर्फ बेरोजगार ठीक है। बिनू जी समय कम है। मनीष जी, लास्ट कमेंट आपसे कि क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस नहीं होती तो ज्यादा बेहतर हो सकती थी चीजें? हाँ, मैं समझता हूं जब आप जीरो पर पहुंच जाते हैं तो जो ग्रोथ होती है उससे आपका आंकड़ा बेहतर नजर आता। अगर इस गठबंधन में अगर गठबंधन बाहर हो जाए और कांग्रेस 10-15 सीट ले ले तो अगली बार वो आंकड़ा अगर 50 पहुंचेगा तो 300% की ग्रोथ है। बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में जब इंडिया गठबंधन का एक एक साथी छूटता जा रहा है या आंखें दिखा रहा हो कांग्रेस को, तो ऐसे में नैया पार कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस को इस पर मंथन करना है, चुनाव बहुत जल्द है, तो क्या कुछ होता है वो देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।